तो चलिए दोस्तों, आज इम्पोर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आज इम्पोर्टेंट कंपनी मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिस्कशन के लिए। तो डिस्कशन इन द सेंस, आप कमेंट में आप बता सकते हो किस तरीके की कंपनी आपको चाहिए, उसका विश्लेषण एनालिसिस चाहिए, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा इस चैनल पे। आज की जो इम्पोर्टेंट कंपनी है वो है रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड। तो काफ़ी सारे लोगों के पास ये जो होगी कंपनी होगी पोर्टफोलियो में या फिर रडार पे होगी। तो थोड़ा-सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एग्ज़ैक्टली कंपनी करती क्या है? तो ये एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स एंड कार्बन स्टील पाइप्स। ठीक है? अब स्टील के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से एक कार्बन स्टील है आपका, ठीक है? एक स्टेनलेस स्टील है, तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उसके ये पाइप्स बनाती है, ठीक है? तो स्टील के पाइप्स बनाती है। पोर्टफोलियो में कंपनी में क्या-क्या है? तो एलॉय स्टेनलेस स्टील्स सीमलेस ट्यूब्स पाइप्स है, ट्यूब्स एंड पाइप्स है। उसके बाद वेल्डेड ट्यूब्स एंड पाइप्स है स्टेनलेस स्टील के। उसके बाद टाइटेनियम वेल्डेड वेल्डेड ट्यूब्स भी है और कार्बन स्टील पाइप्स भी है। अब Q3 में FY22 में इनका जो 77% रेवेन्यू आया था वो कार्बन स्टील सेगमेंट से आया था, और जो 23% है वो स्टेनलेस स्टील से आया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये दोस्तों कि कंपनी का मेजर रेवेन्यू जो आ रहा है वो कार्बन स्टील सेगमेंट से आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ से क्या पता चलता है कि कार्बन स्टील की डिमांड है, क्योंकि 77% रेवेन्यू वही खा रहा है कंपनी का। तो ऑब्वियस है ग्लोबली भी डिमांड है, कंपनी ग्लोबल सप्लाई करती है, तो ग्लोबली भी डिमांड है और इंडिया में भी डिमांड है। कार्बन स्टील पाइप्स और ट्यूब्स ये किस में यूज़ होता है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मार्केट की पोजीशन देखेंगे तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स का, वेल्डेड पाइप्स एंड ट्यूब्स का, निकल एलॉयज एंड पाइप्स का और टाइटेनियम वेल्डेड ट्यूब्स का। डोमिनेंट मैन्युफैक्चरिंग है कार्बन स्टील ट्यूब्स में। बाकी इंडस्ट्री कैटर, तो कौन सी इंडस्ट्री में ये काम करता है? बेसिकली ऑयल एंड गैस, रिफाइनरीज, थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, इसमें ये कार्बन स्टील बेसिकली कार्बन स्टील पाइप्स यूज़ होता है। बाकी आप और भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एक्सपोर्ट प्रेजेंस क्या है? तो सबसे पहले 35, मैंने जैसे कि बोला कंपनी ग्लोबली एक्सपोर्ट करती है, तो 35 प्लस कंपनीज में कंट्री एक्सपोर्ट करती है, कंपनी एक्सपोर्ट करती है। कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस, साउथ कोरिया, स्पेन, जापान, बेल्जियम, नीदरलैंड, यूएसए, रशिया, ये सारे कंपनी यहाँ पर एक्सपोर्ट करती है सारे कंट्रीज़ में। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ अगर हम देखेंगे तो 3 है इनके पास, है ना? 3 कंपनी ओन करती है, बाकी लीज पे लिया होता है या फिर रेंट पे लिया हुआ होता है, जो भी है। गुजरात में इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है बेसिकली। ऑर्डर अगर दिखेंगे और इनका ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था मार्च 2022 तक, या 2100 करोड़ का ऑलमोस्ट इनका ऑर्डर बुक था। रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुई कंपनी में? तो कंप्लीटेड एंड कमर्शियल ऑल न्यू एक्सपांशन। तो कंपनी ने जो एक्सपांशन किए थे वो कमर्शियलाइज कर लिए गए हैं। हाई वैल्यू ऑर्डर कंपनी को मिल गए हैं ऑयल एंड गैस सेगमेंट से। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो API X70 ग्रेड लाइन पाइप है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने सब स्टार्ट कर दी है, उसका भी अप्रूवल हॉट इंडक्शन बेंड्स का ONGC की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है और नया मार्केट सेगमेंट कंपनी ने खोल लिया है। बोनस कंपनी ने इशू किया था जुलाई 2022 में, ठीक है? तो ये हो गई दोस्तों कंपनी के बारे में। बाकी इसका अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन हम देखेंगे तो 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे, यहाँ से 21,000 करोड़ से 42,000 करोड़ मतलब डबल हो जाएगा क्या मार्केट कैप? तो बिल्कुल हो सकता है, कंपनी में उतना पोटेंशियल है। ROE देख लेते हैं, अब ROE 21% की है। जो शेयर होल्डर्स के पैसों के ऊपर रिटर्न्स कंपनी जनरेट कर पा रही है वो 20% के ऊपर है। तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, जो कि मार्केट कैप को डबल कर सकती है, और आपके पैसों को अगर आप अभी यहाँ पे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो पैसों को डबल कर सकती है। डेट अगर हम देखेंगे तो कंपनी के पास ज़्यादा कुछ है नहीं। डेट टू इक्विटी भी 0.06 है, काफ़ी कम है, जो कि अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी 1 से कम होनी चाहिए। सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे 5 सालों का और 3 सालों का, तो टॉप लाइन ग्रोथ है कंपनी में। बॉटम लाइन ग्रोथ अगर आप देखोगे 5 सालों की, 3 सालों की, प्रॉफिट ग्रोथ 27.5% है, 18.4% 3 सालों की, तो कि काफ़ी अच्छी बात है। वैल्यूएशन का कंसर्न हो सकता है, इंडस्ट्री का P 25 है और इस स्टॉक का P अगर मैं देखूँ तो 33 है। थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, लेकिन इतना हम ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं बोल सकते कि इंडस्ट्री के P से सीधा डबल का P है, ठीक है? 10 सालों का इसका P 28 का रहा है। अब P रेशो के हम थोड़ा सा एक प्राइस का मोमेंटम मैं अगर दिखाऊँ आपको, तो बीच में इसमें करेक्शन आया था 2008 में, जो मंदी आई थी। उसके बाद सीधा 2014 के बाद 2016 से 18 स्टॉक चला नहीं था, बाकी 20 में थोड़ी मंदी आई। तो इस तरीके से पैटर्न अच्छा रहा है स्टॉक का, ज़्यादा ख़राब नहीं है। जो ग्लोबल मंदी है उसकी वजह से स्टॉक गिरा है।
और एक बार 2016 में इसके नेट प्रॉफिट्स में गिरावट हुएगी तो स्टॉक गिरा होगा। अभी मीडियन के नीचे पी वैल्यूएशन आ सकता है क्या, या फिर 5 साल का अगर हम देखेंगे तो अभी भी मीडियन के आसपास चल रहा है इसका वैल्यूएशन। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मीडियन है वो 32.9 है, ठीक है, और अभी हमने देखा पी 33 है, तो मीडियन के आसपास चल रहा है। करंटली हम देखेंगे इनकी जो ये है क्या बोलते हैं कॉम्पिटिटर्स है, वो एनएमडीसी स्टील है, गोदावरी पावर है, इस तरीके के इनके कॉम्पिटिटर्स है। क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर आ जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है हमारे एनालिसिस का। दिसंबर 2020 का जो क्वार्टर था कोविड का, उसमें 60 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने लाया था। जो बॉटम लाइन की ग्रोथ पहले देख लेते हैं। दिसंबर 2021 में 89 करोड़ का प्रॉफिट आया था, ठीक है। दिसंबर 2022 में 134 करोड़ का प्रॉफिट आया। दिसंबर 2023 में 133 करोड़ का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2022 से लेकर 2023 में क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ग्रोथ नहीं दिख रही है दिसंबर के क्वार्टर्स में, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ थी। टॉप लाइन ग्रोथ अगर देखेंगे सेल्स की तो 442 करोड़ के दिसंबर 2020 में सेल्स थे। 2021 में 927 करोड़ हो गए, तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गए। उसमें 1000 करोड़ हो गए दिसंबर 2020 में 22 में, और दिसंबर 2023 में 1200 करोड़ हो गए। तो टॉप लाइन ग्रोथ तो है, बॉटम लाइन ग्रोथ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर इनके ओपीएम जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो गिर चुके हैं। 16% के ओपीएम इन्होंने डिक्लेयर किए थे दिसंबर 2023 के क्वार्टर में। तो इसके वजह से आप देख सकते हो पहले 18% के थे, 23% के थे, बीच में भी 16% के थे। तो इसी वजह से इनके नेट प्रॉफिट को इशू हुआ है। और इनके ओपीएम गिरे क्यों है? क्योंकि इनका जो मटेरियल कॉस्ट है, आप देखोगे यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट पहले 59% हुआ करता था, अब इन्फ्लेशन की वजह से 67% हुआ दिसंबर के क्वार्टर में। एम्प्लॉय कॉस्ट अगर हम देखेंगे तो वो 8% था पहले, वो 5% कर दिया, तो एम्प्लॉय कॉस्ट में कोई इशू नहीं है। लेकिन इनका मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन हम जिसे कहते हैं, स्टील की प्राइसिंग हम जिसे करते हैं, उसकी वजह से इनके नेट प्रॉफिट्स गिरे। तो ये सारा बिजनेस स्टील के ऊपर डिपेंड करता है, स्टील के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, तभी कंपनी नेट प्रॉफिट अच्छा कमा पाएगी। और स्टील के प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है। ये कंपनी जो एनालिसिस में बहुत बता रहा हूँ आपको, स्टील के प्राइस जब भी नीचे हो, ठीक है, तब इस कंपनी को बेचना चाहिए, और जब स्टील के प्राइस ऊपर हो तब इस कंपनी को खरीदना चाहिए। अब आप बोलेंगे, अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्यों मैं ये बोल रहा हूँ। सिंपल चीज़ है दोस्तों, अगर मे भी आपको ये चीज़ समझ में ना आए, स्टील के प्राइस अगर दाम नीचे है, ठीक है, तो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स ऊपर होंगे और कंपनी हाईएस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही होगी। अगर स्टील के प्राइस के दाम अगर ऊपर है तो कंपनी लोएस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड करेगी। अब कमेंट सेक्शन में बताइए ऐसा क्यों। प्रॉफिट एंड लॉस पे फिर से ईयर ऑन ईयर की बात कर लेते हैं। तो टॉप लाइन ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो 1600 करोड़ के आसपास की नेट सेल्स थी इनकी 2015 में। उसके बाद यहाँ पर 1700, 1400, 1700, फिर इसे यहाँ से ज़्यादा डबल होगी 2018 से 2019 में, डबल से भी ज़्यादा कर ली उन्होंने। डबल मतलब 2700 करोड़ होगी, फिर 2500 करोड़, 2200 करोड़, यहाँ पर ग्रोथ नहीं थी, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद 2022 का ईयर आता है, उसमें ग्रोथ मिली, 2023 में भी ग्रोथ मिली। अब जो ट्रेलिंग 12 मंथ से 5000 करोड़ के सेल्स होने वाले कंपनी के। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, जो बॉटम लाइन ग्रोथ है, 173 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, बढ़ के 253 करोड़ का हुआ 2019 में, ठीक है। तो बीच में एक चला क्यों नहीं थे स्टॉक? क्योंकि नेट प्रॉफिट्स आ नहीं रहे थे कंपनी के पास। 144, 152 करोड़, तो यहाँ पर ग्रोथ नहीं मिल रही थी। बाकी बाद में ग्रोथ मिली तो स्टॉक बढ़ गया। जैसे आपकी ग्रोथ मिलती है स्टॉक बढ़ेगा, ये सिंपल चीज़ है स्टॉक मार्केट में। 2021, 2022 का क्वार्टर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे कोविड के ईयर थे ये, उसमें भी नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा जंप आपको दिखाई दिया, लेकिन एक स्ट्रिंजेंट है। आप देखिए 2020 का 308 करोड़ का प्रॉफिट है, मार्च 2022 में 330 करोड़ का प्रॉफिट है, तो ग्रोथ नहीं थी वहाँ पे। 2023 में ग्रोथ मिली 512 करोड़, अब ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 625 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। सीजर काफ़ी अच्छा है, दोनों सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ का सीजर अच्छा है। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि स्टील के प्राइसेस की वजह से इनके नेट प्रॉफिट्स में फ्लक्चुएशन आ सकते हैं। स्टॉक के प्राइस का सीजर आप देख ही सकते हो, 10 साल में 35% रिटर्न्स की है, काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी ज़बरदस्त है, नो इश्यूज़ अबाउट इट। कैश फ्लो इनके पास थोड़े से कम रहेंगे, दिक्कतें आएंगी इनको कैश फ्लो मेंटेन करने में। B2B बिजनेस है तो ऑब्वियस है कैश फ्लो थोड़ा सा मेंटेन करने में दिक्कत होती है। बाकी प्रोमोटर के पास यहाँ पर ट्रिम किया है क्या, तो थोड़ा सा एकदम 1% से ट्रिम किया प्रोमोटर ने। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर बढ़ाई है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर थोड़ी सी घटाई है। गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं, पब्लिक यहाँ पर ज़्यादा घुसी है नहीं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि पब्लिक नहीं है, हम यहाँ पर, हमें अच्छा मौका है। वैल्यूएशन कंसर्न्स है, लेकिन वैल्यूएशन इतने भी ज़्यादा इसको नहीं मिलेंगे, मैं यही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक B2B है, साइक्लिक बिजनेस है। लेकिन रत्नमणि मेटल्स और जो हमारा है अपोलो ट्यूब्स वाला, वो अपोलो पाइप्स एंड ट्यूब्स,
ठीक है, वो भी काफ़ी दोनों इम्पोर्टेंट रडार पे आपको स्टॉक्स रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। मैंने स्टील के प्राइस की वजह से ये बोला कि स्टील का प्राइस जब भी कम होता है तब कंपनी को रॉ मटेरियल सस्ते में मिल जाता है और नेट प्रॉफिट के मार्जिन इनके बढ़ जाते हैं। स्टील के प्राइस अगर ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियस है कोई भी रॉ मटेरियल के प्राइस अगर ज़्यादा होंगे तो नेट प्रॉफिट डाउन होंगे और वहाँ पे इसको वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं मिलेंगी, वहाँ पे करेक्शन आता है स्टॉक में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये एनालिसिस आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा, वैल्यू ऐड की होगी इस एनालिसिस में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और कमेंट में बताइए आपको और कौन से स्टॉक्स में इंटरेस्ट है और आपको कौन से स्टॉक्स का एनालिसिस चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।